नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे, आइए सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ईरान इजराइल के बीच युद्ध जारी, कई बेगुनाहों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में बढ़ती भारत की ताकत। अहमदाबाद विमान हादसे पर उठते कई सवाल। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। हिंडनबर्ग मामले में पूर्व SCBI चीफ को मिली क्लीन चिट, लोकपाल ने सभी शिकायतों को किया खारिज। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया। शिलोंग पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, राजा हत्याकांड में जांच जारी। भारत पाक बॉर्डर पर फिर अलर्ट, पंजाब समेत 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल। अहमदाबाद विमान हादसे में 135 शवों के DNA जांच पूरी, 101 शव परिजनों को सौंपे गए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1200 के पार, अब तक 12 मौतें। एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट रद्द, दिल्ली से पेरिस के बीच 2 फ्लाइट कैंसिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन, पंजाब की राजनीति को गहरा धक्का। सोने के दामों में गिरावट दर्ज, 1,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 212 अंक टूटा, निफ्टी 24,900 नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार एक के बाद एक हवाई हमले जारी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरानी सरकारी टीवी के मुख्यालय पर बमबारी की। दोनों देशों के बीच अब जंग बढ़ती जा रही है। बीते लगभग 100 घंटे से दोनों ओर से लगातार हमले जारी हैं। जान एवं माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसने मिडिल ईस्ट में स्थिति को और भी विकराल बना दिया है। वहीं आज इजरायल रक्षा बल ने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी को मार गिराने का दावा किया है। बता दें, इजरायल के हमलों में अब तक ईरान के 13 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ट्रंप ने कनाडा में शिखर सम्मेलन से वापस लौटने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत चुन चुनकर ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इजरायल ने यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में किया। ईरान ने 13 जून से ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इसमें तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने ईरान के प्रमुख परमाणु संवर्धन केंद्र नतांज को नुकसान पहुंचाया, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजरायल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी सहित ईरान के कई वरिष्ठ कमांडर्स को ढेर कर दिया। इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अलावा 9 से अधिक परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, जो ईरान के सैन्य और परमाणु नेतृत्व के लिए बड़ा झटका है। इजरायल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने 5 चरणों में 100 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया, जो इसकी सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है। बता दें कि इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष का असर अब भारत के चावल व्यापारियों पर पड़ने लगा है। जी हां, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित नया बाजार के व्यापारियों ने बताया कि युद्ध के कारण उनके कारोबार पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। नया बाजार देश के प्रमुख चावल व्यापार केंद्रों में से एक है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारत के सेला चावल का तीसरा सबसे बड़ा आयात का देश है और यहां हर साल लगभग 6,500 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। लेकिन युद्ध के चलते शिपमेंट रुकने और भुगतान संकट के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी आशंका जता रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो नुकसान और बढ़ सकता है। खैर, दोनों देशों के बीच चल रहे ये युद्ध का विराम लेंगे, ये पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंच गए हैं। ये एक दशक में मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के नियंत्रण पर साइप्रस से कनाडा पहुंचे। वहीं G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 6ठी बार भागीदारी है। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए
इन शक्तिशाली नेताओं के साथ आमने सामने की बैठक करने का ये एक शानदार मौका होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत कनाडा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मौके पर आई है। मार्क कार्नी दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि G7 देशों की बैठक में कनाडा में चल रही है। बैठक का बुलावा न आने से पहले देश का विपक्ष और देश का दुश्मन पाकिस्तान भारत के मजे ले रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अचानक बुलावा आने के बाद सबके मुंह सिल गए। दरअसल 2019 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अमीर देश अपनी बैठक में हर साल बुलाते हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। भारत भविष्य में G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है क्योंकि उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि भारत की ओर से कुछ हिचकिचाहट हो सकती है। दुनिया के अमीर देशों का काम भारत के बिना नहीं चलने वाला जैसा हो गया है। वहीं इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात अब नहीं होगी। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ट्रंप ने अपना दौरा बीच में ही खत्म करने का फैसला लिया है। खैर, बढ़ते हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरी दुनिया में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार की दुर्लभ घटना मानी जाती है, उसे लेकर विमान की तकनीकी खामियों और साइबर हमले की संभावनाओं तक इस हादसे ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतना बड़ा दर्दनाक हादसा कैसे हो सकता है। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। हो सकता है कि इन सब बातों का इस हादसे से कोई लेना देना ना हो, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद हर पहलुओं पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। तमाम विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है। इसकी संभावना 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार बताई जाती है। इसलिए ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार की घटना है। कुछ लोगों का कहना है कि अहमदाबाद का तापमान इंजन को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब विमान में लाखों लीटर ईंधन भरा हो। आपको बता दें कि आकाश वत्स ने 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना से पहले उसी विमान में यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया था। आकाश वत्स ने दावा किया कि दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान के दौरान विमान का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान एसी का तापमान बार बार उतार चढ़ाव कर रहा था, जो असामान्य था। ये सवाल उठाता है कि क्या विमान की कूलिंग सिस्टम या इससे जुड़े अन्य सिस्टम में कोई गंभीर खराबी थी। सवाल ये है कि क्या ये छोटी मोटी खामियां विमान की व्यापक तकनीकी रखरखाव की कमी की ओर इशारा नहीं करती हैं? क्या इस तरह की खामियों को हल्के में लिया जा सकता है? एक कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, इसके लिए एसी की जरूरत होती है। क्या प्लेन के कंप्यूटर को एसी की जरूरत नहीं होती है? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक कथित पूर्व CIA अधिकारी का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 जून को यह ट्वीट किया गया। इसके अनुसार अफगानिस्तान में ISI ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। यह हमला 2 से 3 दिनों में होने की बात कही गई थी। उसी के बाद इतना बड़ा विमान हादसा हो गया। वहीं कप्तान सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। इतने अनुभवी पायलटों द्वारा मेडे कॉल जारी करने के बावजूद विमान को ना बचा पाना भी कई सवाल उठाता है। टेक ऑफ के 40 सेकंड के बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी। इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि पायलट स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके? फिलहाल हादसे को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है और यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12 जून को जो दृश्य देखने को मिला वो वर्षों तक लोगों के जहन में रहेगा। एक नियमित उड़ान जो अपनों से मिलने की आस लेकर निकली थी, वो आसमान में टूट गई। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं और साथ ही उन परिवारों की उम्मीदें भी जो दरवाजे पर निगाहें टिकाए अपनों का इंतजार कर रही थी। हादसे में जान गंवाने वाले छोटे बच्चे, बुजुर्ग, काम पर लौटते कर्मचारी और छुट्टियां बिताकर लौटते छात्र भी थे। जो एक माँ जो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने जा रही थी, अब उस बेटी के हाथों में केवल उसकी राख आई है। एक पिता जो पहली बार फ्लाइट से सफर कर रहे थे, अब कभी घर नहीं लौटेंगे। एक पत्नी जो शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी, उसका वो ख्वाब अधूरा रह गया। हवाई अड्डे के बाहर मातम पसरा रहा।
हर तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। किसी की आंखें सूनी तो किसी के हाथ दुआ के लिए उठे, मगर अब जवाब नहीं मिलेगा। रोते बिलखते परिजन, एम्बुलेंस की आवाज और पुलिस की अफरा तफरी, सब कुछ जैसे एक सपना बन गया। प्रशासन राहत और जांच के प्रयास में अभी भी जुटा है, लेकिन जो चला गया उसे कौन लौटा सकता है। किस्मत से कुछ लोग बचे भी हैं, लेकिन वो खुद को जिंदा पाकर भी अधूरा महसूस कर रहे हैं। यह हादसा केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि असंख्य कहानियों का अचानक समाप्त हो जाना है। ये केवल विमान नहीं गिरा, बल्कि एक एक परिवार की दुनिया बिखर गई। खैर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।